बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। जी हां, नरेंद्र नारायण यादव का निर्विरोध चुना जाना आज तय है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कई संशोधन बिल लाए जा सकते हैं, ये भी खबर मिल रही है। तो आज देखिए, शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज के दिन सबसे जो खास रहने वाली है वो ये कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। नरेंद्र नारायण यादव, जिन्होंने नामांकन किया था और निर्विरोध उनका चुना जाना तय माना जा रहा है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। कई संशोधन बिल लाए जा सकते हैं। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज चौथा दिन और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। कई संशोधन बिल आज लाए जाएंगे। कल तीसरे दिन हमने देखा माइक की गड़बड़ी की वजह से भी कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं हो पाई और उसको लेकर कड़े रुख अपनाने के भी बात किए गई है। बता दें आपको कि नए जो स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार ने कहा है कि जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले की अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती है। इस मामले में कोर्ट सीबीआई की तरफ दाखिल चार्जशीट पर फैसला आज सुनाएगी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ये तय कर सकता है कि चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट इससे पहले देखिए 10 नवंबर को फैसला सुनाने ही वाला था, लेकिन उसे टालकर 4 दिसंबर कर दिया गया था। तो आपको बताते चलें, ये जो मामला है उस समय का है जब लालू प्रसाद 2004 से लेकर 2009 तक देश के रेल मंत्री थे। तो जांच एजेंसी सीबीआई का आरोप यह है कि रेलवेज के वेस्ट सेंट्रल जोन जबलपुर मध्य प्रदेश में ग्रुप डी के कई लोगों की नौकरी इस शर्त पर दी गई कि वो या तो उनके परिवार वाले अपने जमीन लालू प्रसाद के परिवार या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम कर दें। देखिए, सीबीआई ने इस केस में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई, जिससे ये भ्रष्टाचार और साजिश का मामला बनता है। लैंड फॉर जॉब घोटाला का मामला है और इस मामले में आज फैसला संभव माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आज फैसला होगा। आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर फैसला होना है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है? आज बेहद महत्वपूर्ण आज फैसला जो है लिया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से अगर हम पूरे मामले की अगर बात करें तो लैंड फॉर जॉब का जो मामला था, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया था, उसी चार्जशीट पर आज जो फैसला लेना है कि क्या इस मामले पर क्या आगे फैसला सुनाना है। और इस मामले में हालांकि देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी जज को ही जो अपना बदलने की जो मांग कर रही थी, उसकी भी एक याचिका है। तो इन तमाम चीजों पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि वो मामला, उस मामले पे हालांकि जज को बदलने की जो मांग है, उस मामले पे 6 दिसंबर को फैसला होना है। लेकिन उससे पहले आज की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज जो जज हैं, आज क्या उस मामले में फैसला लेते हैं, क्या आज वो फैसला सुनाएंगे या 6 तारीख के फैसले के बाद ही इस मामले पर फैसला होगा, वो देखना लाजमी होगा। तो लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि आज की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आज शंकर, क्या आपकी वकीलों से बात हुई है इनके, उनका क्या कहना है इस मैटर पर? देखिए, यहाँ पर जो वकील हैं और जो जिस तरह से इस मामले में पहले दलील जो कोर्ट में दी गई है, जिस कोर्ट से आज फैसला सुनाया जाना है, उसी कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी राबड़ी देवी के द्वारा और कहा गया था कि इन जो जज हैं विशाल गोगने, उनको बदला जाए, उनकी कोर्ट से इस मामले को बदल दिया जाए। हालांकि देखा जाए उसी मामले में उस कोर्ट में पिछले काफी समय से सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद इस मामले में चार्जशीट फाइल हुआ, तमाम दलीलों को दिया गया और जब फैसला सुनाने की बारी आई तो उसके बाद जज को बदलने की जो मांग की गई थी कि उनका मामला जो है किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वो मामला 6 तारीख के लिए लंबित पड़ा हुआ है, यानी कि 6 दिसंबर को उस मामले पर सुनवाई होना है। लेकिन आज उसी जज के जिनको बदलने की मांग कर रहे थे, जिस कोर्ट से बदलने की मांग की जा रही थी, उसी जज के द्वारा आज फैसला सुनाने की तारीख है। तो क्या वो जज आज वो मामले में फैसला सुनाएंगे या 6 तारीख का इंतजार करेंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो।
ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, लालू परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला है, लैंड फॉर जॉब घोटाला का ये मामला है, जिसमें जमीन लेकर के नौकरियां दी गई थी। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो आज अब देखिए, आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है। अब ये देखना होगा कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर नहीं। तो देखिए, क्या है लैंड फॉर जॉब ये मामला, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, दरअसल 2004 से 2009 के दौरान जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद, तब का ये मामला है। रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का ये आरोप है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का भी आरोप लगा हुआ है लालू प्रसाद पर, कि या तो उनके नाम पर या फिर उनके परिवार में किसी के नाम पर जमीनें ली गई। लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर भी आरोप है जमीन लेने का। अभ्यर्थियों से जमीन लेकर के उनको नौकरियां दी गई थी। लालू परिवार पर जमीन रजिस्ट्री कराने का भी आरोप है। तो ये तमाम आरोप लालू प्रसाद पर लगे हैं। और 2021 में देखिए, इस केस में दरअसल सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू होती है। सीबीआई ने इसके बाद देखिए 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। तभी से ये जो मामला है वो चल रहा है। और आपको ये बताते चले, इस मामले में भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी रहे थे। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। ये मामला देखिए धीरे धीरे बढ़ता गया और लगातार कोर्ट में दलीलें जो हैं वो पेश की गई हैं। अब आज देखना होगा कि फैसला आता है या नहीं। हालांकि संभव माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। अररिया में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की शिक्षिका हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। फिलहाल इस हत्याकांड में देखिए नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बहन जूली वर्मा ने नरपतगंज थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में बताया है कि करीब 1 साल पहले इसी विद्यालय का एक शिक्षक शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो देखिए, अब एक नया एंगल सामने आ गया है और नया एंगल ये है कि यहाँ पर पहले इसी विद्यालय का एक शिक्षक शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पहले उसी के विद्यालय का एक रंजीत नाम का टीचर था, वो भी उस पर शादी का दबाव बनाया था। बोला कि आप भी यूपी को, मैं भी, आप भी बीपीएससी टीचर, मैं भी हूँ, तो हम मुझसे शादी कर लो। जिसका विरोध मेरी बहन ने कर दिया था। बोला कि नहीं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, और अभी मेरी 2 बड़ी बहन है। तो उसने फिर फोन पे भी कहा और भी उसके बाद फिर कई बार दबाव बनाया, मारने की जब धमकी। देखिए, इस मामले पर सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आवेदन मिलने पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, शिक्षिका हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब तक पुलिस क्या कर रही है। न्यूज़ 18 के ये सुलगते सवाल, और सवाल ये भी कि अपराधियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी। तो आपको बताते चलें, अररिया का ये मामला है जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की शिक्षिका हत्याकांड से जुड़ी हुई एक खबर है। अब नया मोड़ आया है इसमें। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बहन जूली वर्मा ने नरपतगंज थाने में एक आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया है कि करीब 1 साल पहले इसी स्कूल का एक टीचर शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, अब देखिए, इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। मृतक की जो बहन है जूली, उन्होंने आवेदन दिया है और आवेदन में एक टीचर का जिक्र किया है जो पहले शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? जी, दरअसल देखिए, कल देर रात जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है आवेदन दिया गया है। हालांकि अररिया जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके जो है जानकारी दी है कि पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और छापेमारी की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से जो जूली वर्मा, जो मृतक शिक्षिका की बहन है, उसने जो बात बताई है, उसमें एक नया एंगल जुड़ता है। इस पर भी पुलिस जो है तफ्तीश करेगी और क्या कुछ सामने आ पाता है पूछना होगा, हिरासत में लेना होगा कि आखिर क्या परिस्थिति रही होगी, साक्ष्य जमा करने होंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कल देर रात जो मृतका की जो बहन है
जूली वर्मा, उन्होंने जो बयान दिया है न्यूज 18 पर, तो एक नया एंगल खुलकर सामने लेकिन आया है। सतीश देखिए, अब सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं कि अभी तक आवेदन मिलने पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बेखौफ होकर जो अपराधी जो है आते हैं और 9-9:30 बजे का वक्त होता है और बाइक सवार अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो इस तरीके से हत्या हो जाती है, तो पुलिस के साख पर भी सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से बिहार में जो महिलाओं सशक्तिकरण की बात को लेकर जो बात होती है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। स्थानीय जो शिक्षक संघ है वो भी लगातार जो है आंदोलन के मूड में यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, और पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन ने बस कल देर रात जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और उसमें बताया गया है कि जो पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है अपराधियों की पहचान के लिए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज का भी वो हवाला जो है वो पुलिस दे रही है कि उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, अपराधियों की पहचान की जा रही है। लेकिन घटना के 24 घंटे के बावजूद भी जो है पुलिस के हाथ जो है अभी भी खाली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर बनाए रखिए सतीश इस मामले पर। तो वही देखिए, शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या के बाद अररिया के शिक्षक संघ में भी काफी आक्रोश है। शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना का विरोध किया। उन्होंने पुलिस से हत्यारे की गिरफ्तारी करके सजा दिलवाने की भी मांग की। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और जब इस तरह से एक बेटी घर से बाहर निकलती है रोजगार के लिए और वो अररिया जैसे जगह पर नौकरी करने आती है और वो दिखाती है कि लड़कियां आप जो है अपने सेल्फ डिपेंड हो रही है और सही में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और इस महिला सशक्तिकरण को जो चुनौती दिया जाता है, एक कहा जाए कि जो है एक ऐसे लुच्चे लफंगों के द्वारा, और उसका जो है दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दिया जाता है, तो इससे कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण पर एक बड़ा चोट लगता है। अब बात करेंगे झारखंड की। बड़ी खबर है झारखंड के रांची से, जहां रांची में आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी 5 दिसंबर से। विधानसभा का देखिए शीतकालीन सत्र भी होना है, तो शीतकालीन सत्र को लेकर के ही ये बैठक बुलाई गई है। सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में ये जो सत्र है वो ठीक तरीके से चले, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना है, यानी कि 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक। रांची से खबर। सत्र से पहले देखिए कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक को लेकर खबर मिल रही है। विपक्ष के सवालों के ठोस जवाब को लेकर दरअसल यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। तो शीतकालीन सत्र से पहले देखिए कांग्रेस की ये बैठक की खबर मिल रही है। कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक होने वाली है और दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि विपक्ष के सवालों के ठोस जवाब को लेकर तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो दोपहर 2:30 बजे का समय है जब कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित होगी। आज देखिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहने वाली है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत पहुंचेंगे। इसके लिए दिल्ली जो है पूरी तरीके से अभेद किले में तब्दील हो गई है। एनएसजी कमांडोज, स्वाट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है। एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी, हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। पुतिन का यह दौरा भारत और रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए दरअसल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर देखिए आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। शाम को पीएम मोदी के साथ पुतिन का प्राइवेट डिनर होगा। इसके बाद कल पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन कल राजघाट भी जाने वाले हैं और इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत होगी। आइए आपको बताते हैं कि पुतिन का ये पूरा जो कार्यक्रम है वो कैसे रहने वाला है, तो आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए
दरअसल आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके लिए ग्रैंड वेलकम करने के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। तो करीब 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन और इसके बाद पीएम के साथ में अनौपचारिक तौर पर उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद फिर डिनर का भी प्रोग्राम है। कल सुबह जो है औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा। राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचेंगे। और आपको बताते चले, हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बात होने वाली है। तो आज पीएम के साथ में अनौपचारिक मुलाकात और डिनर का प्रोग्राम है। कल सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में औपचारिक उनका स्वागत होगा। और आपको बता दें कि भारत रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने वाले हैं। शाम को राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात होगी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय शाम को रखा गया है राष्ट्रपति भवन में। इसके बाद रात्रि भोज का भी आयोजन होगा और फिर रूस के लिए रवाना हो जाएंगे डिनर के बाद पुतिन। तो देखिए, दिल्ली जो है इस समय एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन के बीच खड़ी है। पुतिन का पूरा मूवमेंट सीक्रेट रखा गया है, रूट सीक्रेट है और सीसीटीवी से लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन तक हर परत को कई बार टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये दौरा किसी भी चूक के बिना पूरा हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हो चुकी है। यही वजह है कि उनकी टीम कोई जोखिम नहीं लेती। भारत दौरे से पहले ही रूसी सुरक्षा यूनिट दिल्ली पहुंच चुकी है और एसपीजी के साथ मिलकर पूरे सुरक्षा ढांचे की जांच कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी संभावित रूट्स का मैप तैयार किया गया है। हर सड़क, हर मोड़ और हर सेकंड की मूवमेंट को पहले ही प्रैक्टिस में उतारा जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट से लेकर पुतिन के ठहरने की जगह और कार्यक्रमों तक हर लोकेशन पर मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान, एसपीजी कमांडो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अलग अलग समय पर इन रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं ताकि असल विजिट के दौरान किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सबसे अहम है सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जिसे इस बार और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां से पुतिन का काफिला गुजर सकता है। कई कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस टीम एक साथ बैठकर हर फ्रेम पर नजर रख रही है। जिन रूट्स पर मूवमेंट की संभावना है उन्हें पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी जमीनी सुरक्षा के साथ हवाई सुरक्षा भी पूरी तरह एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन के कई प्लान तैयार किए हैं जिन्हें हालात के मुताबिक बदला भी जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट है कि पुलिस के असली रूट को अंतिम समय तक बेहद सीमित अधिकारियों को ही बताया गया है ताकि सुरक्षा में कोई सेध न लग सके। दरअसल पुतिन दुनिया के सबसे हाई वैल्यू नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन पर खतरे बढ़े हैं। इसी वजह से उनकी सुरक्षा लेयर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मल्टी लेयर हो चुकी है। भारत में एसपीजी और रूसी सुरक्षा टीम मिलकर जो सिस्टम तैयार कर रही हैं, वो सामान्य वीवीआईपी विजिट से कहीं ऊपर की कैटेगरी में आता है। असली लक्ष्य ये है कि जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तीनों पर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न बचे। और रूस की दोस्ती जो है एक बार फिर से दुनिया देखने वाली है और दोनों देशों के बेहतरीन सहयोग के 25 साल पूरे होने के अवसर पर देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और रूस के कुर्स्क से विधायक अभय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि भारत देश के प्रति रूस की सोच बहुत अपनेपन वाली है। का स्थान राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और जब भी मोदी जी किसी बात को बोलते हैं तो हमारे देश में उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। अगर ट्रंप साहब का कोई प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव में आगे बढ़ना चाहिए। ये हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं,
जब पहली मीटिंग हुई थी मिन्स्क में, जब पहली मीटिंग हुई थी, मिन्स्क का समझौता हुआ था, उसको तोड़वाने वाले भी जर्मनी और फ्रांस वाले थे। चलिए बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। पकड़ी दयाल के चोरमा बांकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मकान को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा था, जिसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। ये थे इलाज खान से। अच्छा। यानी साल भर से ज़्यादा हो गया। हाँ। फिर उसका रजिस्ट्री कराने के बाद हम अपना काम से हाँ। जमीन 10 कट्ठा है टोटल। अच्छा। हाँ। जिसे 5 कट्ठा डॉक्टर खुर्शीद खान साहब का है, 3 कट्ठा फिरोज इधर के चप्पल दुकान, 2 कट्ठा हम लिए। तब हमने काम शुरू करा। अच्छा। नोटिस आया था तो हम गए सीओ साहब के पास, अपना डॉक्यूमेंट दिए थे। हाँ। जी। तो क्या बोले सीओ साहब? वो मिले नहीं, 2 बार तो गए लेकिन मिले नहीं हम। अच्छा। आज अचानक हाँ। आगे नोटिस आया, 2 दिन पहले हमको मिला कि 3 तारीख को आपको हटाना होगा। शेखपुरा में अवैध पत्थर उत्खनन में लगी 2 कंपनी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। कंपनी पर गलत तरीके से पत्थर उत्खनन कर स्टॉक किया गया, जिसकी जांच में पुष्टि हुई है। अब इसके बाद खनन विभाग ने 11,44,000 रुपए का जुर्माना वसूला। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा की अर्थव्यवस्था में पहाड़ उत्खनन का काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो पहाड़ उत्खनन हो रहा है, शेखपुरा जिले में लगभग 7 भूखंड में पहाड़ उत्खनन का कार्य चल रहा है, लेकिन अब लगभग लगता है लीज भी समाप्त होने की स्थिति में कई भूखंडों का है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जिसका लीज समाप्त हो रहा है वो गलत तरीके से। और इसी के साथ